कभी लफ्ज़ भूल जाऊँ, कभी बात भूल जाऊँ, तुझे इस कदर चाहूँ कि अपनी ज़ात भूल जाऊँ। उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूँ, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊँ। कैसे कहूँ तुमसे कि कितना चाहा है तुम्हें, अगर ये कहने पे तुमको आऊँ तो अल्फाज भूल जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़ मुतशक्कर। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 3 पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़ मुतशक्कर, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। वो तीनों और अनम साहिबा उसकी शादी की तैयारियों के लिए खूब बाजारों के चक्कर काट रहे थे। उसकी शादी की खबर सुनने के बाद रोमाइजा और अनोश की खुशी का पारा 7वें आसमान को छू रहा था। शादी सादगी से हो गई। फैसला दोनों खानदानों के दरमियान तय पाया था। आज अपनी मसरूफियात से वक्त निकालकर रोमा और अनोश भी उनके साथ चल दी थी। खरीदारी में काफी वक्त लग चुका था, हत्ता कि सूरज के ढलने पर चांद उसकी जगह काबज था। बाजार की रौनकें अपने अरूज पर थी। अनम बेगम किसी दुकान पे शादी के मलबूसात देखने में मसरूफ थी और वो तीनों बाहर लगे चूड़ियों के स्टॉल पे जम चुकी थी। स्टॉल जर्दी रंग की बत्तियों से रोशन था, जिससे चूड़ियों की खूबसूरत में मजीद इजाफा हो रहा था। पागल लड़की, लाल रंग की चूड़ियां लो और थोड़ी फैंसी लो, ये क्या आम सी पहन ली? रुमाइजा ने आयशे की कलाई से गोल्डन रंग की चूड़ियां उतार कर वापस स्टॉल पे रख दी, जो उसने ट्रायल के लिए पहनी थी। ये लो अंकल, एक जो खूबसूरत सा शादी के हिसाब से सेट बना दें, जो बहुत ओवर भी ना हो और ना हल्का। रुमाइजा ने दुकानदार को चूड़ियां मुंतखब करके दी। पीछे से अनम बेगम आ गई। बेवकूफ़ो, ये सेट मैं अंदर पहचान की दुकान से बनवाती और ये सूट की मैचिंग का बनेगा, वो अपनी तेज रफ्तारी में बोली। दुकानदार के हाथ थम गए। रुमाइजा ने दुकानदार की उतरी शक्ल देखी और फिर इन दोनों की। अच्छा आंटी, आप वहीं से बनवा लें, मुझे याद नहीं रहा जोड़े की मैचिंग की चूड़ियां बनती हैं। उसकी बात सुन के दुकानदार वापस चूड़ियां जगह पे रखने लगा था। अरे आप ये बनाएं, ये मुझे चाहिए, उसने नरमी और चमकती आंखों से कहा। दुकानदार वापस अपने काम में लग गया। तुम किस खुशी में ले रही हो? ये तुम्हारी शादी थोड़ी है। अनोश की बात पे वो मुस्कुराहट रोक ना सकी। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं तो यही पहनूंगी। बल्कि एक काम करो, तुम भी एक ऐसा ही सेट बनवा लो। अंकल, एक सेट और बना दिए, वो फौरन बोली। अनोश उसकी फुर्ती के आगे ना ना करती रह गई, पर उसने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसके बाजू को दबोच के उसे ही खामोश करा दिया। अनम बेगम उस लड़की पे ताजुब हुआ था। जो चीज उसे पसंद आती वो फौरन खरीद लेती। जितनी उनकी शॉपिंग नहीं हुई थी, इससे ज्यादा चीजें रुमाइजा ने खरीद ली थी। पानी की तरह पैसा उड़ाती है ये लड़की, अनम साहिबा के मुंह से बेसाख्ता चलते चलते निकला। आयशे ने आंखें दिखाकर इनको घूरा। क्या हो गया है अम्मी? अब हम बहुत सोच संभल कर पैसे निकालते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर एक ऐसा ही करे। सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। मुझे तो हैरानी होती है, मैं उसकी दोस्त कैसे हो सकती हूँ, वरना मैंने अमीरजादियां बड़ी मगरूर देखी हैं। दोस्त भी अपने लेवल की बनाती हैं, पर रूमा सबसे मुख्तलिफ है। आयशे ने फौरन तरफदारी की थी। अगर रूमा अपनी बलोचन की बात सुन लेती तो गश खा के मर जाती, और अनोश को तो गहरा सदमा लगना था। वो आयशे बलोच, जो कभी इन दोनों के बारे में अपनी राय का इजहार नहीं किया करती थी, पीछे पीठ उनके हक में लड़ने को दौड़ पड़ती है। अच्छे दोस्तों की यही तो निशानी होती है, वो सिर्फ जुबान से नहीं, अपने अमल से इस रिश्ते को मजीद गहरा कर जाते हैं। चलो अच्छा, अपना रूमानामा बंद करो और ये शॉपर पकड़ो। अनम बेगम ने जबरदस्ती उसको शॉपर थमा दिया था।
मैं दुल्हन हूँ, मैं क्यों पकड़ूं? ये घर जाकर मेरी जूती अच्छे से बताएगी। वो उसके सुनाती हुई चूड़ियों की दुकान में दाखिल हो गई। रोमा, मैं तो सोच रही हूँ कि लगे हाथ तुम्हारी शादी की भी तैयारी कर लेते हैं। अनोश स्टॉल पे चूड़ियां देखते हुए बोली। एक काम क्यों नहीं करते, तीनों दोस्त ने एक साथ एक ही दिन शादी कर लें। पर खैर, मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं, और तुमसे पता नहीं कौन शादी करेगा। कोई आएगा फलक जैसा जो रोज शादी के बाद मुझे फूल ला कर दिया करेगा। हाँ, फिर तुम इन फूलों का गुलदस्ता बना के बेच देना, अच्छा मुनाफा होगा। अबे चल, अपने मियाँ का तोहफा मैं संभाल के रखूंगी। अनोश ने आंखें झपकाई। रुमाइसा ने हैरत से उसे देखा। पहले मियाँ तो ढूंढ लो, मियाँ का तोहफा? अस्तगफिरुल्लाह। अनोश की नकल उतारते हुए उसने कान छुए और नाक रगड़ी थी। उसे डस्ट एलर्जी शुरू हो गई थी। डैड, मुबारक हो, एमएनए साहिब ने अर्जेंट बेस पे स्कूल की तामीर मुकम्मल करवा ली है, मेहरान ने उनके कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जिसके हुलिये से मालूम हो रहा था वो भी फ्रेश होकर सीधा उन्हीं की तरफ आ गया है। माथे पे ग्रे बाल, साफ सुथरे नाखूश। जुल्फकार सोफे पे बैठे कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। उसको फिर नजर उठाकर देखा जो टीपिंग शर्ट के साथ सफेद ट्राउजर में मलबूस, जेबों में हाथ डाले इत्मीनान से उनके सामने आन खड़ा था। खैर मुबारक, जुल्फकार ने तबस्सुम फैलाकर कहा। मैंने आपको कहा था ना, ये सब हद हराम हो चुके हैं। देख लें, जरा सी सख्ती पे 1 महीने में उसने काम तकमील को पहुंचाया, वरना यही काम अरसे से लटका हुआ होता। पैसा आ रहा था, पर जा कहाँ रहा था कोई खबर ही नहीं थी। दूसरे हाथ में मौजूद चाय के मग को लबों से लगाते हुए संजीदगी से बोला, पर अंदाज बहुत कुछ जताने के काबिल था। तुम मुझे ये जताने आए हो? उन्होंने फाइल साइड रखी और सोफे से पुश्त टका कर बैठे। जो आप समझे, मैं सिर्फ हकीकत बताने आया हूँ। अब वो नरम अंदाज में शाने उचकाते हुए बोला। जुल्फकार जा ने गहरी सांस भरी। छोटे जा, मैंने तुम्हें एक काम बोला था, इसका क्या बना? उसे शिनवारी का किस्सा याद दिलाते हुए बोले और वापस फाइल्स में लग चुके थे। मेहरान ने चाय के 2-3 घूंट भरे और जेब से हाथ निकाल कर बोला, एवरीथिंग इज डन इन माई अंडर। मेहरान ने भूमे चुरा कर बताया, पर उसका दिमाग किसी सोच में गर्क हुआ था। शाबाश, जुल्फकार जाके चेहरा खिल उठा था। एक बार सोच लें, क्या यही तरीका फॉलो करना है? उसके पास खोने को कुछ नहीं सिवाय बेटी के। इसी तरह हमें पैसे सूद समेत वापस मिलेंगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो बता दो, मैं खुद ही कोई इंतजाम कर लूंगा। वो इंतहाई सफाकी से बोलते हुए उसकी अना पे भी चोट कर रहे थे। नो थैंक्स, मैं खुद ही देख लूंगा, वो कहकर दूसरे सोफे पे दराज हो चुका था और फिर दोनों बाप बेटे के दरमियान सियासी बातें चलती रही। उसने एक कोशिश की थी जुल्फकार से बात करके दूसरे तरीके पर बेसूद। शिनवारी की किस्मत अच्छी थी जो ये मामला मेहरान जाके जिम्मे लग चुका था। उसकी बेटी को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसकी धोखाबाजी पर अपना हिसाब पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए राजी था, मजबूरन ही सही। रुमाइसा रात 9 बजे घर पहुंची थी। उसने एहतशाम साहिब के लिए एक गर्म शॉल अपनी पसंद की खरीदी थी, जो एहतशाम को भी पसंद आई थी। फिर वो बाकी की शॉपिंग भी दिखाने बैठ गई। बाप बेटी में हल्का फुल्का मजाक जारी था। मैं सोच रहा हूँ अब आपके लिए भी किसी अच्छे लड़के को ढूंढूं और फिर रुखसत करवा दूं, एहतशाम साहिब ने निचला लब दबाए मसरूफ अंदाज में कहा। रुमाइसा ने तिलमला के सर उठाया। हाँ हाँ कर दें, आपसे अब मैं बर्दाश्त नहीं हो रही ना, कहीं बोझ तो नहीं समझने लगे मुझे? वो गुस्सा पीती हुई मशकूक नजरों से उन्हें देखते हुए बोली तो एहतशाम साहिब हंस दिए। मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा फर्ज पूरा कर दूं। जिंदगी का क्या भरोसा, आज ऊपर हैं कल इस जमीन के नीचे। उनका अंदाज अब इंतहा का संजीदा हो चुका था। मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं बता रही हूँ, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो तरफ के उनके कंधे से लगी थी। एहतशाम साहिब ने उसके गिर्द हसार बांधा। तो फिर मुझे कोई घर दामाद ढूंढना पड़ेगा, उन्होंने पुरसोच अंदाज में शरारत से कहा। बाबा, रुमाइसा चिरकर उनके बाजू हटाती दूर हुई। अच्छा, कुछ नहीं कहता, बस अपना ख्याल रखना और अब जाके सो जाओ। उसका सर थपथपाते हुए वॉशरूम में बंद हो चुके थे। रुमाइसा का दिल कहीं मुट्ठी में कैद हुआ।
ایک باپ کا سایہ ہی تو اس کے سر پر تھا، ورنہ اس کے علاوہ وہ دوستوں کے اور تھا کون اس دنیا میں؟ جو رشتے دار تھے وہ بھی ملک سے باہر تھے۔ احتشام صاحب کی باتوں اس کا دل سہم گیا تھا۔ پھر خود کو کمپوز کر کے اپنا سامان اٹھا کر کمرے میں چل دی تھی، پر دل اب بھی کسی انجانے خوف کی طرف بے چین راہ گامزن ہو چکا تھا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ معمول کے مطابق آج موسم میں تپش تھی۔ اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ میڈیا کے نمائندے طے شدہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ اے پی جماعت کے تمام اراکین اجلاس میں موجود تھے۔ عوام ایک جمع غفیر کی تعداد میں موجود تھی۔ میڈیا کے اہلکار تمام فوٹیج براہ راست نشر کرتے نظر آ رہے تھے۔ عوام کی تعداد دیکھ کر اس بات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ اے پی جماعت اب بھی اپنے فل پاور میں ہے۔ ایک دو کیس کھل جانے سے ان کے لوگوں میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ تعداد میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس سب کا سبب واحد میران جا تھا۔ لوگ گھروں میں ٹی وی کھولے بیٹھے سب براہ راست دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں ذوالفقار جا اور میران کی آمد ہو چکی تھی، اور یہ منظر اپوزیشن کو خاصا ہضم نہیں ہوا تھا۔ جماعت کے اراکین نعرہ بازی کرتے تھک نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر میں ذوالفقار جا نے مائک سنبھال کر بولنا شروع کیا۔ وہ اب بھی اپنی شاندار اور رعبدار شخصیت سے مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ گرے سوٹ بوٹ میں کافی خوبرو معلوم ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خوش باش ہوں گے۔ آج آپ سب کو کسی خاص وجہ سے بلایا گیا ہے۔ انہوں نے مائک لبوں کے مزید قریب تر کیا۔ میں نے جب اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی تو یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور ہم نے یہ کیا۔ ہم پہلے ایک چھوٹی سی تعداد میں تھے، رفتہ رفتہ ہماری جماعت اراکین سے بھرتی گئی اور مضبوط ہو گئی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سب کو سہولیات فراہم کریں۔ 30 سالہ عرصے میں بے غرض ہو کر ہم نے خود کو ملک کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کے تو وہ کلاکار تھے۔ پورے حال میں ایک بار پھر شور میں تیزی آئی۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اور اب آپ کو یہ خاص خبر بھی بتا دوں، میں جانتا ہوں آپ سب میران جا سے کافی محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ذمہ دار انسان ہے۔ اس نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے پایا تک میل تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں اب میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اقتدار سنبھال سکے، تو میں اس اہم مقصد کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو سونپتا ہوں۔ اے پی جماعت اور ملک کا روشن مستقبل میران جا ہوگا۔ ان کے جوشیلے انداز پہ عوام میں شور کا تہلکہ مچ گیا۔ تمام کیمروں نے میران پر فوکس کیا تھا، جو ذوالفقار جا کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ سفید کرتا شلوار پہ گرے واسکٹ زیب تن کیے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پشاوری چپل میں پیر قید کیے ہوئے کسی ریاست کا مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن آپ کی بجائے میران جا لڑیں گے؟ اینکر پرسن نے شور کا زور ٹوٹنے کے بعد بلند آواز میں تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ 2 لفظ بولے۔ اینکر نے پھر میران سے سوال کیا تھا، جو شانے چوڑے کیے، ہاتھ پیچھے کو باندھے قابل دید مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ مبارک ہو میران صاحب، کیا آپ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں؟ اینکر اپنے پروفیشنل انداز میں ہی بولا۔ میران کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ گھل گئی۔ ہاں بالکل، 3-4 سال اسی کی تیاری تو کی ہے۔ اقتدار بے شک کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، میں اپنے فرائض سے کبھی انکاری نہیں ہوں گا۔ میرے لیے عوام اور اس کی خدمت سب کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں کبھی اس سے رخ نہیں موڑ سکتا۔ یہ اللہ کا کرم سمجھتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ملک کا نمائندہ بنوں اور اپنی عوام کی خدمت کر سکوں۔ وہ صاف انداز میں گویا ہوا۔ اینکر پرسن مسکراہٹ روک نہ سکا۔ میران نے پہلے ہی اپنی ایمانداری سے لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ لوگ اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ ذوالفقار جا کی جگہ کوئی اور ایماندار شخص ملک کی ذمہ داری اٹھانے کا دعوے دار ہے۔ بیسٹ آف لک سر۔ اینکر تھمز اپ کا نشان کھاتے ہوئے پیچھے ہو گیا تو باقی اینکرز نے سوال جوابوں کی برسات کر دی تھی۔ میران ایک بعد ایک سوال پرسکون انداز میں جواب دیتا رہا۔ وہ ہر ایک کو اپنا جواب دے کر متاثر کر رہا تھا۔ اس کا انداز، آنکھیں، سب اس کے لفظوں کی سچائی کا ثبوت دیتی تھی۔ مقابل بات قبول کرنے سے انکار
कर ही नहीं पाता था। सूरज ढलने का वक्त था जब शिनवारी साहिब को उनकी बेटी ने कॉल मिलाकर बताया था कि वो ड्राइवर के साथ करीबी पार्क तक जा रही हैं और जल्द ही आ जाएंगी। इजलास के खत्म होते ही अजीज ने अपने लोगों को काम पे लगा दिया था। वो लोग असर के बाद से ही अलर्ट हो चुके थे और शिनवारी के घर पे नजर रखे हुए थे। उसकी बेटी अक्सर शाम में घर से बाहर निकलती थी, इस बात की उन्हें खबर थी। आज भी वो ब्लू जीन्स में घुटनों से थोड़ी ऊंची, ब्लैक शर्ट में मलबूस, चेहरा मास्क से छुपाए घर से बाहर निकली थी। लड़की कितना भी खुद को छुपा लो, हमारी नजरों से ओझल तुम नहीं हो सकती, इलियास नामी शख्स ने कहा, जो अपने ग्रुप का सरबराह था। उसकी नजरें उस लड़की के ताकुब में थी। इलियास ने उसकी गाड़ी की कॉलोनी से निकलते देखा और उसके ताकुब में अपनी गाड़ी लगा दी। पार्क का रास्ता थोड़ा वीरान जगह से होके गुजरता था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि वो मोबाइल में मसरूफ मैसेजेस के रिप्लाई दे रही थी। तब ही ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाया था। लड़की ने चौंक के सर उठाया तो सामने काले रंग की गाड़ी ने उनका रास्ता रोका था। मैम, आप नीचे बैठ जाएं, गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, ड्राइवर ने मुकाबिल गाड़ी में से चंद बाउंसर्स को उतरता देखकर फौरन कहा। उन गुंडों ने आगे पीछे से गाड़ियां लगा दी थी। फरार के रास्ते सब बंद हो चुके थे। वो इससे पहले छुपती इलियास ने करीब पहुंचकर ड्राइवर को बाहर निकलने का कहा। ड्राइवर की सांस भी हलक में लटकी थी। वो फिर भी बहादुरी से बाहर निकला। क्या मसला है, क्यों रास्ता रोका है हमारा? ड्राइवर के कहने की देर थी, इलियास ने एक तख्ता उसके सर पर मारा, दूर जाके गिरा और वहीं उसका बेहोश वजूद ढह गया। अंदर बैठी लड़की अंदर तक कांप गई थी और दरवाजे का लॉक घुमाती बिना सोचे समझे ड्राइवर की खातिर बाहर निकल आई। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? वो मुंह पर हाथ रखे लरसती टांगों के साथ ड्राइवर की जानिब भरने लगी थी कि इलियास उसका बाजू दबोच लिया। अच्छा हुआ चिड़िया खुद ही बाहर आ गई। ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना। इलियास उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागने के पर तोले, पर वो दूसरे गुंडों के चुंगल में फंस चुकी थी। छोड़ो मुझे, वो खुद को छुड़ाने लगी। मसला क्या है, क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो खुद को छुड़ाने की सही करती फिरफिराते लबों से अपनी बात कह रही थी। उनमें से चंद लड़के हंसे। तुम आराम से हमारे साथ चलोगी तो फायदा तुम्हारा है, वरना हमें जबरदस्ती करने से कोई रोक नहीं सकता। ए लड़के, इसे फौरन गाड़ी में डाल, इलियास अपनी बंदूक से इशारा करते हुए बोला। उसकी आंखों में खौफ और हरास उतर आया और फिर गुस्से के बल चिल्लाई थी और बराबर वाले लड़के के मुंह पर मुक्का रसीद दिया था। यकदम तो वो भी उसकी फनकारी पे हैरान हुआ था, किस तरह उसने खुद को छुड़ाया था। मैंने कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे, वरना। खुद को छुड़ा के उसने अपने मार्शल आर्ट्स के दाव पेच मारे थे। वो अपना दफा खुद कर सकती थी, पर वो गुंडे भी कोई कच्चे खिलाड़ी ना थे। इस कम उम्र लड़की को उन्होंने फौरन काबू कर लिया था। उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के हाथ पैर बांध के गाड़ी में बैठा चुके थे। वो मुसलसल मचल रही थी, पर परवाह किसे होनी थी। इलियास के हुक्म पे वो सब वहां से निकलकर अजीज के बताए एड्रेस पर पहुंचने के लिए रवाना हो गए। सड़क खाली हो चुकी थी, बस ड्राइवर का बेहोश वजूद वहां लावारिसों की तरह पड़ा रह गया था। मैंने पहले ही कह दिया था, जुल्फकार जा अपने बेटे को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। देखो, जमात की बका के लिए अब इसको सरबराह बना रहा है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी, पर जुल्फकार ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। अब तुम अपने बारे में सोचो। अब तो खतरे की घंटी साफ बजती नजर आ रही है। एक कड़ी ओपोजिशन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये किसी ओपोजिशन लीडर के बंगले का हाल था, जहां दो नफूस बैठे टीवी पे नशर होते इजलास को देखकर गुफ्तगू कर रहे थे। इन बाप बेटे का रिश्ता बहुत मजबूत है। जब तक इनके दरमियान दरार नहीं आएगी, ये कमजोर नहीं पड़ेंगे, अजमल खान ने कहका लगाते हुए कहा। और ये काम इतना आसान नहीं। अनवर सेठ ने पत्ते की बात कही। अजमल खान बेसाख्ता हंसा। ऐसा होगा जब जुल्फकार अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करेगा। जुल्फकार को अच्छे से जानता हूँ, मैं कब क्या सोचता है, किस तरह बाजी पलटता है। मेहरान अपने बाप के कहे पे चलता है, पर ऐसा ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। उसने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और जुल्फकार को जब इस बात का अंदाजा होगा, वो खामोश नहीं बैठेगा।
اجمل خان نے ہاتھ پشت سے ٹی وی بند کر دیا اور انور کو دیکھا جو اجمل خان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے اس خان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہ تو وقت ہی صحیح طرح سے بتائے گا۔ اجلاس کے بعد ذوالفقار کے کسی قریبی نے دعوت کا اہتمام کیا تھا اور دعوت کا مہمان خصوصی میران تھا۔ ہر ایک کی نظریں اس مغرور شہزادے پہ ٹکی تھی جو ضرورت سے زیادہ بولنا گناہ سمجھتا تھا۔ اس تقریب میں دوست، احباب اور بزنس سے تعلق رکھنے والے سب ہی لوگ مدعو تھے۔ یہ دن میران کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ شروع سے ہی اس کی چاہ تھی اپنے ملک کے لیے وہ سب کرے جس کی بنا پہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا تھا۔ اقتدار میں آ کے وہ سب کچھ بھی کر سکتا تھا جس کا ابھی سے اسے اختیار نہیں تھا، اور ملک کو خود ریپریزینٹ کرے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہونی تھی؟ وہ مقابل کی بات کا جواب دے کر خاموش ہو جاتا، پر دھیمی مسکراہٹ گویا اس کے لبوں پہ قائم رہی تھی۔ عزیز کی بات سننے کے لیے وہ معذرت کرتا ہوا ذوالفقار اور ان کے دوستوں کے درمیان سے اٹھا تھا، اور وہ دونوں تھوڑی خاموشی والی جگہ پہ آ گئے۔ سائیں، اس لڑکی کو اٹھوا لیا ہے۔ عزیز نے جیسے ہی نظریں چڑھائی تھی، میران نے گہری سانس بھری، لبوں پہ مزید تبسم کے گہرے رنگ پھیل چکے تھے۔ بہت خوب۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ فتح کر لیا ہو۔ سب خیریت ہے؟ ان دونوں کو منظر سے غائب دیکھ کر وہ ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے آئے تھے۔ میران نے ان کی جانب رخ موڑا۔ سب ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو گیا، شنواری کی بیٹی اب ہمارے قبضے میں ہے، وہ تمسخر سے کہتا موبائل میں لگ چکا تھا۔ بہت خوب، عزیز شمس کو بلاؤ، اب ذرا شنواری صاحب کو خبر دے دی جائے۔ ان کا مکروہ چہرہ کہکا جملے کا حصہ بنا تھا۔ مجھے الیاس نے بلایا ہے، مجھے وہاں جانا ہوگا، عزیز نے میران کو آگاہ کیا۔ میران نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں ساتھ چلوں گا۔ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا اہتمام تمہارے لیے ہے، تم کہیں نہیں جا رہے۔ ذوالفقار نے اسے روکنے کی کوشش کی پر ناکام ہوئے تھے۔ آپ معذرت کر لیجیے گا، کہہ دیجیے گا ضروری کام تھا، جانا پڑا۔ وہ مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ لمبے ڈگ بھرتا اپنا واسکٹ کندھے پہ ڈالے پارکنگ میں آ گیا تھا۔ عزیز بھی اس کے پیچھے فوراً لپکا۔ میران کے بیٹھتے ہی عزیز نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی تھی اور چند لمحوں میں سیاہ رنگ کی گاڑی ہوا میں دھواں تحلیل کرتی منظر سے روپوش ہو گئی تھی۔ یہ نئے باب کا آغاز شروع ہونے جا رہا تھا۔ میران جا کی تقدیر بھی اس وقت تمسخر سے ہنسنے لگی تھی۔ شمس نے ذوالفقار کو کال ملا کر دی تھی۔ شنواری جو فیکٹری میں موجود تھا، پہلے تو سوچتا رہا کال ریسیو کرنے کے بارے میں، کئی دنوں سے اسے کوئی کال یا دھمکی موصول نہیں تھی۔ پھر آج پھر سے شمس کا کال کرنا ان کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے کال ریسیو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، آئندہ کال مت کرنا۔ کال ریسیو ہوتے ہی ذوالفقار جا کے کانوں میں شنواری کا جملہ پڑا۔ دل کھول کر ہنس دیے۔ ہاں بالکل شنواری، آج کے بعد اب ہم تمہیں کال نہیں کریں گے، پر تمہیں شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ تم نے پیسہ لے کر وعدہ کیا تھا 7 سال میں لوٹا دو گے، پر تم نے سب کھا پی کر ایک کر دیا۔ تمہیں کیا لگا ہم اتنی آسانی سے تمہیں بخش دیں گے؟ ہم سے الجھنے کا انجام شاید تم جانتے نہیں ہو۔ ذرا گھر جا کے دیکھ لینا تمہاری بیٹی موجود ہے کہ نہیں۔ ویسے نام کیا ہے اس پری کا؟ وہ سیدھا مدعے کی بات مکمل کی۔ شنواری صاحب اس کی بات پہ دھنگ رہ گئے۔ خبردار مزید کچھ کہا؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ اشتعال سے چیخے اور وائلٹ اور کیز اٹھا کر باہر گاڑی کی طرف لپکے تھے۔ پیسے دے دو اور بیٹی لے جاؤ، ہمیں تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی رقم چاہیے۔ یاد رکھنا ذوالفقار جا دھوکہ دینے والوں کے لیے عذاب ثابت ہوتا ہے، اور تم میرے ساتھ پیسوں کا جھول کرنے لگے تھے۔ تنفر سے کہہ کر ذوالفقار نے کال کاٹ دی تھی اور پشت پیچھے ٹکا کر بیٹھ گئے۔ انداز میں غرور صاف جھلک رہا تھا۔ شنواری ان کے سامنے چونٹی کی مانے تھا جسے وہ مسل چکے تھے۔ شنواری صاحب ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ تمام راستے وہ دعا کرتے آئے تھے کہ ان کی بیٹی گھر میں صحیح سلامت موجود ہو۔ انہیں ذوالفقار جا کے لفظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کا دور ہوتا سوچنا ہی ان کی سانس اٹک گئی تھی۔ منزل پہ پہنچتے ہی انہوں نے گاڑی ایک طرف لگائی اور کالونی کا دروازہ تیزی میں کھول کر اپارٹمنٹ کی جانب بڑھے۔ لاک میں چابی گھمائی، دروازہ ہلکا سا دھکیلا جو کھلتا چلا گیا۔ ماحول کی خاموشی انہیں بہت کچھ باور کرا رہی تھی۔
वो कदम घसीटते हुए लाउंज तक पहुंचे। वहां यकदम सन्नाटा था, जबकि इस वक्त वो यहाँ बैठी मूवी या ड्रामा लगाए बैठी होती थी। वो उल्टे कदमों उसके कमरे में पहुंचे जहां खामोशी का राज था। उसे वहां ना पाकर नेमत बी को आवाजें दी जो अपने घर को जाने लगी थी। नेमत बी, रूमा कहाँ है? साहिब, वो तो अभी नहीं आई, शाम को घर से निकली थी ड्राइवर के साथ, मुझे लगा आपको मालूम होगा, मैं तो बस अब जाने लगी थी, वो वजाहत देते हुए बोली। शिनवारी साहिब कमरे में टहलते हुए कनपटी सहला रहे थे, फिर उसके कमरे से बाहर निकले और नीचे लाउंज में ही आए थे कि ड्राइवर अपने टूटे फूटे वजूद के साथ अंदर दाखिल हुआ। एहसन, मेरी बेटी कहाँ है? वो उसका गिरेबान पकड़े धाड़े, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके दाहिने हाथ में प्लास्टर बंधा है और सर भी पट्टियों में जक रहा था। सर, कुछ गुंडों ने रास्ता रोका था और वो उनको अगवा करके ले गए। मैंने मैडम को मना किया था बाहर नहीं निकलिएगा, पर मेरी बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे मुझे इल्म नहीं। ड्राइवर सारी बात दोहराता हुआ सर झुकाए खड़ा। शिनवारी साहिब उसका गिरेबान छोड़ चुके थे। साहिब, पुलिस कंप्लेन करें, पुलिस ही बीबी जी को ढूंढने में ही मदद करेगी, न जाने किस हाल में होंगी वो। नेमत बी का मशवरा सुन के उन्होंने फौरन कमिश्नर साहिब को कॉल लगाई थी, पर सब बेकार था। सब जुल्फकार साहिब के पैसों में बिक चुके थे। अब सवाए जुल्फकार साहिब की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर पैसों का इंतजाम बेहद मुश्किल था। छोटी रकम होती तो वो अदा फौरन कर देते। शिनवारी साहिब सर पकड़े सोफे पे ढह गए थे। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। साहिब, बीबी जी सब ठीक होंगी, वो किसी का बुरा नहीं करती, कोई उनके साथ भी बुरा नहीं कर सकता, और वो बहुत बहादुर भी हैं। नेमत भी तसल्ली अमेज लहजे में कहती ड्राइवर के साथ बाहर आ गई। पीछे पूरा घर सन्नाटे में डूब चुका था। हाल ये कोई छोटी सी बस्ती मालूम हो रही थी। अजीज ने गाड़ी मैदान में रोकी और मेहरान के हम कदम उसे रास्ता बताते हुए तंग गलियों से लेकर किसी पुरानी कोठी में ले आया था। मेहरान अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मगरूर चाल चलते हुए अजीज के साथ कोठी में दाखिल हुआ। एक लड़की ने अजीज को कमरे की जानिब इशारा किया। साईं, मैं सोच रहा हूँ आप अंदर ना जाएं, आपको वो देख लेगी तो आपसे बिला वजह नफरत करेगी। अजीज ने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा। मुझे उसकी नफरत की परवाह नहीं, उसको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। जुल्फकार साहिब के हाथ लगती तो चलती सांसें गिनती, बस वो कह रहा था। जब भी अंदर से दूसरी लड़की ने दरवाजा खोला था, शायद वो उनकी आहट महसूस कर चुकी थी। मेहरान की नजरें जैसे ही कमरे के दरमियान कुर्सी पे बैठी उस लड़की पे पड़ी जो मुसलसल हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही थी। आंखों के पपोटे सूज के लाल हो चुके थे, गुलाबी गाल, बड़ी आंखें, बिखरा हुआ वजूद। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका दिमाग चौंक उठा। आंखें धोखा नहीं दे रही थी, कमरे का मंजर हकीकत था। वो पहचानने में कैसे गलती कर सकता था इस चेहरे को, तो वो लाखों करोड़ों में भी जान लेता। वो खुद को हैरत के मारे खुद पे जब्त किए फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी बात सुन चुकी थी। यकदम दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मेहरान खुद हक्का बक्का इस मंजर को कबूल करने की सही कर रहा था। गोया जमीन तंग हुई थी या आसमान, हाँ वो आसमान सर पे गिरने और जमीन के तंग होने की मिसाल बन चुका था। उसने पलटकर अजीज का गिरेबान जकड़ा था और गर्जदार आवाज में दहाड़ा, अजीज, ये किसको उठा लाए हो? उसकी आंखें यकदम सुर्ख हो चुकी थी, माथे पे नन्हे आबी कतरे नमूदार थे। दिमाग साए साए सनसनाहट का शिकार हुआ। माहौल गोया गर्मी सी पैदा हो गई। अजीज कुर्सी पे मौजूद लड़की को काफी देर में पहचाना था। दूसरे कमरे में मौजूद इलियास भी फौरन बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। मेहरान जहां को यहाँ पाकर अचंबा जरूर हुआ था। इलियास, ये वही लड़की है? अजीज ने अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। इलियास ने नासमझी से उसे देखा और सर हिलाया। हाँ वही है जिसका तुमने कहा था, खुद उसके घर तक ले गए थे। इलियास ने जैसे बात वाजिया करके कही। मेहरान ने झटके से अजीज का गिरेबान छोड़ा और मुट्ठियां जब्त से भींचकर दरवाजे के गिर्द चक्कर काटे और फिर ठहरा। ये शिनवारी की बेटी कैसे हो सकती है? उसके बाप का नाम एहतशाम है, मैंने खुद सुना था, रुमाइजा एहतशाम। उसने बोलकर जबरे भींच लिए थे। अजीज ने जुमला मुकम्मल किया। एहतशाम शिनवारी,
बिजनेस की दुनिया में शिनवारी के नाम से जाना जाता है। मैंने उस लड़की का पूरा चेहरा नहीं देखा था। ये हमेशा मास्क लगाए रखती है और आंखों से मैं पहचान नहीं सका। मैंने वैसे भी इतनी इस फंक्शन वाले दिन तवज्जो नहीं दी थी। अगर हम चेहरा देख लेते तब भी यही करते। वो जैसे बहुत कुछ ढके छुपे लफ्जों में मेहरान को बता रहा था, क्योंकि मेहरान अब भी बेयकीनी की कैफियत में था। अजीज की आखिरी बात पे जब्त करता रह गया। अजीज को उसके जज्बात का इल्म थोड़ी था, पर अब मामला की संगीनी का एहसास कर चुका था। जामिया में जो कुछ हुआ वो सब अजीज भूल चुका था, और मेहरान ने उसके बाद मोहब्बत के जज्बात जाहिर किए भी नहीं थे। तभी अंदर कमरे में मौजूद लड़की ने अजीज को कुछ चीजें पेश की, जिनमें एक मोबाइल फोन, एक हैंड क्लच और काला मास्क था। मेहरान ने इस सामान पे नजर डाली थी। सर, इस लड़की का सामान इलियास ने दिया था। वो लड़की बोलकर अंदर रुमाइजा के सामने खड़ी हो गई, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी खुददार लड़की कैसे एक गिरे हुए शख्स की बेटी हो सकती है। मेहरान तन फन कमरे में दाखिल हुआ और रुमाइजा सामने ही रस्सियों में जकड़ी बड़ी बेबस सी महसूस हुई। मेहरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचा। उसने उसे हमेशा अपने ख्वाबों में तितली की मानिद उड़ता हुआ मुस्कुराता हुआ पाया था। किस्मत ऐसे सामना करा देगी, ऐसा मेहरान जा ने सोचा भी नहीं था। तुम मुझे यकीन नहीं आ रहा मेहरान जा, ये तुम हो? मुझे क्यों अगवा किया है, बताओ मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस लड़की ने जैसे ही मेहरान के इशारे पे उसके लबों से टेप हटाया, वो हलक के बल चलाती हुई बोली कि एक पल को बेसाख्ता मेहरान के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई, जिस पे अगले ही लम्हे उसने संजीदगी के तासुर से छुपा लिया था। चुप कर जाओ, बिल्कुल, बस जो पूछूं उसका जवाब देना। वो सुर्ख आंखें उसकी आंखों में डाले बोला। रुमाइजा ने गर्दन तान के उसे देखा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेहरान को जैसे अब भी किसी मौजज़े की उम्मीद थी। शायद ये वो ना हो, पर ना भी होती तो क्या होना था। आज उसकी मोहब्बत उसके हाथों ही इस हालत में यहाँ कैद थी, अनजाने में ही सही। अगर यही जानने के लिए इतना एहतमाम किया था तो सुनो, मेरा नाम रुमाइजा एहतशाम शिनवारी है और मुझे जाने दो, वरना क्या? वो बेइख्तियारी में भुएं उचकाता हुआ उसके करीब हुआ। गुस्से तकलीफ के मारे रुमाइजा की नाक के नथने भी फूल गए। आई स्वेयर आई विल किल यू। मुझे कमजोर मत समझना। क्यों लाए हैं ये लोग मुझे यहाँ? हाँ बताओ मुझे, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते ना? हाँ, मैंने सुना है तुम्हारे जैसे ही टके के लोग लड़की को पसंद करते हैं, फिर उसे ताकत के बल पर अगवा करके निकाह कर लेते हैं। बताओ ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा हुआ तो? और फिर कोई धमकी शामिल करती मेहरान ने उसकी बात दरमियान में ही उचक ली। अगर ऐसा हुआ तो? पहले तो वो उसी की सोच के शिकार में थी कि किसने उसे अगवा करवाया, और अब यहाँ मेहरान को पाने के बाद मजीद कशमकश का शिकार हो चुकी थी कि उसने उसे क्यों अगवा करवाया है। तुम सोचती बहुत हो। आराम से यहाँ बैठो, चीखना चिल्लाना मत, डरो दीवार पे रहम करना, उनके भी कान होते हैं। मेहरान लहजा नरम ही रख कर उसे पचकाते हुए खड़ा हो गया और उल्टे कदम लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और पीछे उस बंदी को नई सोचों में गर्क करके जा चुका था। वो हाथों पैरों की आजादी के लिए मुसलसल मचल रही थी और दूसरी लड़की को बार बार कह रही थी इसे खोल दे, पर शायद वो लड़की बहरी थी या उसने अजीज के हुक्म के आगे खुद को बहरा बनना ही पसंद किया था। मैम प्लीज चलाएं मत, मुझे ऑर्डर दिया गया था, आपको कोई तकलीफ ना दी जाए, प्लीज मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करें। आखिरकार वो लड़की इल्तिजा करते हुए हाथ जोड़ कर बैठी। उसके मैम लफ्ज और बाकी जुमले पे रुमाइजा का दिमाग अटक गया। क्या जो वो सोच रही है वही सच तो नहीं? तुम भी मजबूर होना, देखो दोनों साथ भाग जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तुम्हारी भी तो कोई फैमिली होगी ना, प्लीज प्लीज। रुमाइजा उस लड़के के तासुरात देखकर मजीद बोलती रही। उस लड़की ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराती हुई ऐन उसके सामने आन खड़ी हुई। रुमाइजा मिन्नत भरी नजरों से उसकी आंखों में देख रही थी। मेरी कोई फैमिली नहीं है। उसके जवाब में इतना सर्दपन था कि रुमा के रोंगटे खड़े हो गए और वो लड़की जो दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ी थी अब उसके ऊपर झुकी और काला टेप उसके मुंह पर चिपका दिया। रुमाइजा बिल्कुल बेबस हो गई थी। उसने नथने फैला के उस लड़की को देखा।
रुमाइजा बिल्कुल बेबस हो गई थी। उसने नथने फैला के उस लड़की को देखा। हाथ खुले होते तो बताती फैमिली कैसी होती है। वो दिल में ही कलिस्ती रह गई। अब बैठो तुम सुकून से। लड़की उसे तपाती हुई पलट गई और चंद लम्हे गुजरे थे, रुमाइजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कुर्सी पे मजीद ढह गई। साईं जाना कहाँ है? मेहरान को गाड़ी में बैठता देखकर अजीज ने फौरन पूछा। बंगले पे ले चलो, मैं उसे मजीद नहीं रख सकता, मेरा दिल फट जाएगा। मेहरान ने उंगलियां बालों में चलाई और एसी भी खोला, गोया जिस्म ठंडा होने लगा था। आपको तो उसके बाप से पैसे निकलवाने थे, क्या आप नहीं निकलवाने? अजीज ने ठहर ठहर के सवाल किया। मेहरान सीधा हो के बैठा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आप समझा ही नहीं रहे। कुछ मिनट पहले तो आप बिल्कुल ठीक यहाँ आए और अब? वो शायद मेहरान के मुंह से सुनकर अपने दिमाग की बात पर यकीन करना चाह रहा था। मुझे तुम ये बताओ, कोई अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा कर सकता है? मैं तो हरगिज नहीं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो अगवा हो जाए? उसकी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। ये उसके साथ गलत बल्कि बहुत बुरा हो चुका है। मेहरान ने बाल मुट्ठी में जकड़े थे। अजीज उसकी हालत देखता रहा। साईं, सब लड़कियों की इज्जत अहम होती है, बल्कि पुरबशर की, और अगर उसकी जगह कोई और होती तो उसके साथ ये सब गलत ना होता क्या? वो ना चाहते हुए भी तलख हुआ था। मेहरान ने सर उठाया। अब तुम मुझे मजीद गुस्सा दिला रहे हो। तुम भी जानते हो बाबा से महफूज रखने के लिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं औरत जात को इस्तेमाल करने में मर्दों में से नहीं हूँ। तुम देख नहीं सकते थे कैसा उसका चेहरा? मेहरान उस पे बरहम। अजीज ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शक्ल देखकर भी यही करता। मुझे मालूम थोड़ी था आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। शक जरूर था, पर आप तो उस दिन जामिया से वापसी पर खुद सब कुछ खत्म कर आए थे और मुझे पक्का यकीन नहीं था कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिसके लिए बेचैन रहते हैं, क्या ये वही तकरीर वाली है? अजीज की बातें सुनकर मेहरान ने सांस बहाल की। खैर, अब जो होना था हो गया। मैं बाबा से बात करके उसको वापस भेज दूंगा। मेहरान ने गहरी सांसें लेते हुए कुर्ते के ऊपरी बटन खोले। क्या वो मान जाएंगे? अजीज ने एक्सीलेटर में चाबी घुमाई और गाड़ी रिवर्स की। उनको मनाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका निकालें पैसे निकलवाने का। शिनवारी की बेटी को वो इस मामले में नहीं ला सकते। वो सख्ती से कहता। जबरे भींच गया। अजीज ने गाड़ी सड़क पे डाल दी। चंद पल गाड़ी में सन्नाटा रहा। फिर मेहरान के आगाज ने उस खामोशी को तोड़ा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अजीज। वो बेहद नादम था। इस वक्त जो वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने का सोच चुका था और अब ये सब हो गया और महसूस हो रहा था जैसे सब हाथों से रेजा रेजा हो के निकल रहा हो। अजीज से साईं की हालत देखी नहीं जा रही थी। क्या वो मोहब्बत से इश्क का सफर तय कर चुका था? उसने रात भी आसमान के नीचे दुआ की थी कि मेहरान को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ना जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। काश ये लड़की शिनवारी की बेटी ना होती। बेशक आप मजबूर थे, पर इतने नहीं। आप चाहते तो जुल्फकार साईं को अपनी बात पे कायल कर सकते थे। अजीज थोड़ी देर बाद बोला। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? वो कहकर खामोश हो गया। अब वो खुद को दिलासे दे सकता था। उसको समझने वाला भी कोई था ही नहीं। वो क्या महसूस कर रहा था, किसी को कैसे पता चलता? बाकी सारा रास्ता खामोशी से तय हुआ था। आधे घंटे के रास्ते के बाद बंगला जा में आलीशान हदूद लग चुकी थी। अजीज ने गाड़ी ऐन दाखिली दरवाजे पे रोकी। मेहरान तेजी से कदम बढ़ाते हुए बंगले में दाखिल हुआ और कदम जुल्फकार साहिब के कमरे की जानिब बढ़ा दिए। यकीन अब तक वो तकरीब से वापस आ चुके थे। शम्स जुल्फकार साहिब के कमरे में ही मौजूद था। जुल्फकार साहिब ने अपना कोट उतार के सोफे पे रखा और कप लिंक्स खोले। शम्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक काम करो, कल किसी गरीब बस्ती में खाने की तकसीम का इंतजाम करो। वो खुशी से बेहाल हो रहे थे। जो हुक्म। मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी। आपने आखिरकार मेहरान बाबा पे काबू कर लिया। आखिर उन्होंने वही किया जो आपने चाहा था। अब आपको किसी किस्म की टेंशन की जरूरत ही नहीं। वो भी आपके जैसे ताकतवर हुक्मरान बनेंगे। शम्स का मक्कारी से भरपूर कहका उसकी बात का हिस्सा बना था। मेहरान जो कमरे में दाखिल होने लगा था, उनकी बातें सुनकर कदम वहीं रोक लिए।
وہ میرا خون ہے، میرے نقشے قدم پر ہی چلے گا۔ شنواری کی بیٹی کو اغوا کر کے اس نے میرا شک بھی ختم کر ڈالا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے جیسے جماعت کے اہلکاروں سے الجھنے لگا ہے، کہیں مجھ سے بھی نہ الجھ پڑے، کیونکہ اب سے وہی زیادہ پاور میں ہوگا۔ خیر، شنواری نے دوبارہ فون کیا، شرٹ کے کپ موڑتے ہوئے وہ مغرور انداز میں صوفے پہ براجمان ہو گئے۔ ابھی تو بیچارہ پولیس کی مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے، شمس کہتے ہوئے شنواری کی بے بسی پہ ہنسا۔ ذوالفقار جا کی بات سننے کے بعد میران کا غصہ بھگ سے جاگا تھا اور وہ تیش میں اندر داخل ہوا۔ ذوالفقار صاحب اس بات سے انجان کہ وہ ان کی بات سن چکا ہے، خوشی سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آؤ میرے شیر، تم نے آج دل خوش کر دیا، اللہ تمہیں بری نظروں سے محفوظ رکھے۔ ذوالفقار اس کے قریب آنے لگے تو اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ ذوالفقار جان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اور آپ کے شر سے بھی محفوظ رکھے، میران نے جبرے بھینچے ہوئے سر کو ہلا کر کہا۔ شمس کے دماغ کی جیسے بتی جلی، اس نے حلق میں پھنسی گھٹلی نگلی۔ ہاں، میران بابا سب سن چکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بھی غصے سے پھنکارے۔ دماغ ہی تو خراب تھا جو آپ کی باتوں میں عمل کرتا تھا، اور اگر ابھی آپ کی باتیں نہ سنتا تو ممکن تھا کہ آئندہ بھی یہی کرتا۔ واہ ذوالفقار صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کو ہی استعمال کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی باتوں میں آیا تھا؟ نہیں ذوالفقار صاحب، میں تو اس معصوم کو آپ سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی میرا باپ مجھے آزمانے کے لیے یہ طریقہ نکالے گا۔ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جو آپ کو ڈر ہے کہ میں بغاوت کر جاؤں گا؟ وہ انتہائی غصے میں تھا اور بلند آواز میں ذوالفقار صاحب سے آج پہلی بار اس طرح مخاطب ہوا تھا۔ تمام ملازمین گھبرا کے ایک جگہ جمع ہو چکے تھے۔ سب کے لیے یہ حیران کن بات تھی، میران سائیں ذوالفقار سائیں سے اتنی بلند آواز میں بات کر رہے تھے۔ تم اپنی حد سے باہر رہے ہو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرے بیٹے ہو، میرا تم پہ پورا حق ہے اور یہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے بولے تو میران نے استہزاء سے اپنے بازو ہوا میں بلند کیے اور ہنسا۔ کیا بہتری ہے اس میں؟ یہ کہ میں جانور بن جاتا، بے حس جو عورت کی عزت خراب کرے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑ رہا ہوں، وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ آپ کو اپنے پیسے مبارک، اب خود ہی نکلوائیں، میں آپ کے معاملات میں اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ صاف گویا ہوا۔ ذوالفقار نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم سے نہیں، تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جب شنواری کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگی ہے تو تم یہ باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ بھولو مت وہ دھوکے باز ہے، ہمارے پیسے ہڑپنے کی کوشش کرنے والا۔ ذوالفقار نے اسے کندھوں سے تھام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے باور کرایا۔ میران نے ان کے ہاتھ آرام سے اپنے بازوؤں سے ہٹائے۔ دھوکے باز تو آپ بھی نکلے، مجھے سب یاد ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کوئی دوسرا طریقہ نکال لیں۔ میں اس لڑکی کو مزید قید نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو حق دوں گا کہ اسے تکلیف پہنچائے۔ میران جا پہلے بھی تو یہی لڑکی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنا بدک رہے ہو؟ وہ تیش میں آئے بولے اور اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری محبت ہے، رمائزہ احتشام شنواری، جو اس گھر کی بہو بنے گی۔ وہ ضبط سے کہتا اپنے ہاتھ کی مٹھی دیوار پہ مارتا ہوا بولا۔ اس کے دماغ کے شریانیں پھول کر ماتھے میں نمودار ہو چکی تھی، چہرہ پورا سرخی میں مائل تھا، آنکھوں میں گویا لہو لپک آیا ہو۔ وہ شارٹ ٹیمپر ہرگز نہیں تھا، پر باپ نے اسے آج مجبور کر دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی، اس کو تم اپنی محبت کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی سے محبت کا سن کر ہی ذوالفقار صاحب کا دماغ غصے سے ابل پڑا تھا۔ وہ یہ بات تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا بیٹا کسی معمولی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ بس ایک لفظ مزید نہیں بولیے گا، وہ میرے لیے عزت کے قابل ہے، اور آپ بھی۔ آپ ٹھیک ہیں، ہمیشہ کی طرح میں غلط ہوں، صحیح ہے، پر اس کے لیے میں ان لفظوں کا استعمال مت کریں۔ میں آپ پہ برہم ہوا، مجھے معاف کر دیں، پر میں اسے مزید اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں اسے چھڑوا رہا ہوں اور آپ کے یہ آدمی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ وہ غصے پہ جبر کرتا آرام سے بولا۔ ذوالفقار جا کے تیور بگڑے۔ مطلب تم ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہے ہو؟ ہاں بالکل،
वो यख बोल पड़ा। उस लड़की के लिए तुम सब भूल बैठे हो और इस घटिया आदमी को अपना ससुर बनाने का सोच रहे हो। याद रखो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो बेहद सफाक हुए। मेरान के अंदर जैसे कोई आग सी लगी थी। वो पलटा, ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि वो बहू नहीं बन सकती। वो भी उनके अंदाज में बोला, उसका बाप हमारा मकरूज है, कैसे तुम दीवाने बन रहे हो? बहुत हो गया, जाओ अब आराम करो। सुबह से मसरूफ थे और इस लड़की का ख्याल जहन से निकाल दो। वो सब भूलते हुए बेहद आम से अंदाज में बोले थे, जैसे इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी बात पे कायम हूँ और उसे खुद उसके बाप के हवाले कर आऊंगा और मुझे सब याद है, बस मैं खुद को इस मामले से दूर रखना चाहता हूँ और रुमाइजा शिनवारी को भी। उसका बाप गलत था, वो इस बात को अब भी मानता था। ठीक है, जो मर्जी करो, पर याद रखना, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा के मेरे सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया है। क्या मतलब है इस बात का? आप कुछ नहीं करेंगे। वो मासूम है, कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। वो तुम्हें अपना दीवाना बना चुकी है। कैसे मासूम हुई? शिनवारी ने देखो कैसे पासा पलटने की कोशिश की है, बेटी को मोहरा बना के। वो बहुत आगे की सोच रहे थे। उसने कुछ नहीं किया, ये सब आप ही चाहते थे। मेरान, वो तुम्हारे काबिल नहीं। अपने जहन से उसका भूत उतार दो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। जुल्फकार जान ने अटल लहजे में कहा था। मेरान का कहका बुलंद हुआ, आपकी धमकियां मुझे वाकई डरा रही हैं। तो अब आप देखिए उसकी हिफाजत मैं कैसे करता हूँ। और ये कोई भूत नहीं, मेरी मोहब्बत है। और पछताएंगे वो जो गलत का साथ दे रहे हैं। वो कहता हुआ शम्स पे, जो एक जानिब सर झुकाए मुंह बंद किए खड़ा था, उस पे गुस्सीली निगाह डाले कमरे से तन फन करता बाहर निकल गया। बाप का कहा मान के वो खूब पछतावे का शिकार था। उसके जाने के बाद पीछे वो दोनों वजूद हक्का बक्का थे। उनके खुशी के दिन का इख्तिताम बड़ी बुरी तरह से हुआ था। उन्होंने जो सोच के ये काम मेरान के सपुर्द किया वो तो गया, पर इख्तिताम उसी बात पे हुआ जिनका उन्हें खदशा था। मेरान जुल्फकार साहिब के कमरे में गजब व तैश के तेवर लिए बाहर निकला था। उसके वजूद में शरारे फूट रहे थे। वो सोच भी नहीं सकता था उसका बाप, जिसे बाबा साईं कहते, थकता नहीं था। इस हद तक गिर जाएंगे। उसे आजमाने के लिए एक लड़की को मोहरा बनाएंगे और वो अपने बेटे को आजमा रहे थे। दिल में कई ठेसें उठने लगी थी। रह रह के उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो उनकी बातों में आ गया। जो हुआ खुद कोई और रास्ता निकालता, पर अब सिर्फ काश की गुंजाइश थी। होने को कोई टाल नहीं सकता। अब जो हो गया उसे ठीक कैसे करना है, उसकी अगली हिकमत अमली यही थी। कमरे की राहदारी से निकलकर जब वो बैठक की जानिब आया तो तमाम मुलाजमों को दायरा गोल की शक्ल में पाया। फरीद ने फौरन आगे भर के उसे खाने के बारे में इस्तफसार किया था। साईं, खाना लगा दूं? वो जानता था वो सुबह का भूखा घूम रहा है। मेरान ने लब पे किए उस पे सुलगती निगाह डाली थी। फरीद की जान वहीं आधी हो गई। दूसरे मुलाजिम ने उसके लड़कते वजूद को पीछे से थामा था। मेरान उन सब पे गुस्से से भरपूर नजर डाल के बाहर लॉन में चला आया। अजीज उसे गाड़ी के पास खड़ा ही मिला था। मेरान ने एक नजर आसमान को देखकर फिर गहरी सांसें लेकर खुद को संभाला और अपनी मखसूस चाल चलता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। अब कहाँ? थकन के मारे अजीज का बुरा हाल था, पर मेरान उसको अपनी परवाह नहीं थी। सुबह से किसी काम में फंसा था, शिनवारी के घर। तहम्मुल से कहते हुए वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट की जानिब का दरवाजा खोल के बैठ गया। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? अजीज को बेहद तशवीश हो रही थी। मेरान ने कोहनी खिड़की से टका ली। नैनों के डोरे सुर्खी में माइल थे। कुछ पूछना है शिनवारी से? मैं अब खुद ये मामला हल करना चाहता हूँ। एक बार तुम्हारे जिम्मे डाल के अंजाम भुगत रहा हूँ। अजीज को शदीद हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसा कोई आ गया था जिसकी वजह से मेरान जा पे भी बरसना शुरू हो चुका था। मेरान ने बाकी तमाम रास्ते जुल्फकार साहिब की सच्चाई अजीज के सामने खोल के बयान कर दी थी।
वो चुपचाप सुनता रहा। मेहरान की हालत देखकर उसे दिल से बहुत बुरा लग रहा था। जुल्फकार साहिब से तो वो खुद अच्छे की उम्मीद नहीं रखता था। उसे अंदेशा तो था, पर वो मेहरान के बाप थे और वो दोनों के दरमियान बोलने की जुर्रत नहीं रखता था और अपनी हद में रहता था। मखसूस मुकाम पे अजीज ने गाड़ी रोकी। गाड़ी के पहियों की चिड़चिड़ाहट से मेहरान ने अपनी मूंदी हुई आंखें खोली और नाक उंगली की पुश्त से रगड़ता हुआ गाड़ी से उतरा। ये जगह कोई कॉलोनी सी मालूम हो रही थी, जहां कुछ अपार्टमेंट उसके गिर्द कायम थे, कुछ फ्लैट्स की सूरत में और कुछ छोटे आम घरों की तरह अपार्टमेंट्स थे। मेहरान अजीज के हमरा दरवाजे से दाखिल होता हुआ किसी अपार्टमेंट के बाहर आन रुका था। उसने एक निगाह कलाई पे बंदी वॉच पे डाली। रात 11 बजा रही थी। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में ये जगह रोशन थी। मंजर दिल को सुकून पहुंचा रहा था। कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाजा खोला था। वो खातून मेहरान जा को सामने देखकर खुद ही दरवाजे से पीछे होके रास्ता दे चुकी थी। दिमाग हैरत का शिकार था। लफ्जों ने गोया मुंह में ही दम तोड़ दिया हो। मेहरान मगरूर राना चाल चलते हुए कप खोलता हुआ अंदर भरा। राहदारी के खत्म होते ही लाउंज कायम था। एहतशाम शिनवारी सर सोफे से लटकाए बैठे थे। मेहरान को देखते ही अपने गुस्से पे काबू ना पा सके और चंद पल में उन्होंने अपने और उसके दरमियान का फासला खत्म किया था। जालिम आदमी, तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहाँ रखा है? वो इत्तेयाल से उसके गिरेबान पकड़ने लगे थे। मेहरान इत्मीनान से हाथ पीछे की जानिब बांधे संजीदगी से उनको तक रहा था। अजीज ने फौरन आगे बढ़ के एहतशाम साहिब को ऐसा करने से रोक लिया था। अजीज मुकम्मल मुहाफिज की तरह मेहरान के आगे खड़ा था। शिनवारी साहिब, बैठ जाइए। मैं यहाँ कोई बदमस्तगी पैदा करने नहीं आया हूँ और मुझ पे चलाने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांकिए। ये सब जानते हैं ना क्यों हो रहा है, और अच्छे से जानते हैं। एक बेटे के बाप हैं, फिर क्यों इतनी लापरवाही, बल्कि धोखाबाजी? वो हकीकत मुंह पे बोलता था। एहतशाम शिनवारी ने गहरी सांस भरी। मेहरान यकटक उन पे नजरें जमाए सोफे से पुश्त टकाए बैठा था। माहौल में खामोशी सी छाई हुई थी। मैंने धोखा नहीं दिया। अजीज, इन्हें रिकॉर्डिंग सुनाओ। वो ना चाहकर भी तमीज से पेश आ रहा था, क्योंकि वो रुमाइजा के वालिद थे और अब उनके बल भी तो कसने थे। अजीज ने फौरन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसमें एहतशाम साहिब ने खुले लफ्जों में पैसे देने से इनकार किया था। और ये सब क्यों किया था, ये वही जानते थे। वो खटके से जगह से खड़े हुए। मुझे शम्स ने मजबूर कर दिया था जब भी मैंने ऐसा कहा। मैं चाहता हूँ कर्ज अदा कर दूं। ये मेरे कंधों तले बोझ है, उसे उतारना चाहता हूँ। मैं फिलहाल खाली हाथ हूँ। फैक्ट्री घाटे में जा रही है, कोई मुनाफा नहीं, इतनी सेविंग्स भी नहीं कि मुकम्मल कर्ज चुका दूं। कुछ वक्त मांग रहा था, हालात के ठीक होते ही कर्जा उतार दूंगा। पर शम्स ने आए दिन फोन करके धमकाना शुरू कर दिया था और मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया। मुझे क्या इल्म था बात कहीं की कहाँ ले जाएगा। उनकी पूरी बात मेहरान ने तहम्मुल से सुनी। आखिर में उसके तेवर बिगड़े। उम्र हो गई है आपकी, सोच समझ के बोलना चाहिए था। और वो ठीक ही समझा। कोई फोन पे ऐसे जुमले अदा करे तो उसका क्या मतलब समझा जाएगा। वक्त पे पैसे चुका देते तो इतना मसला होता ही नहीं। वो हनकारा था, मुकाबिल भी शर्मिंदा थे। मेहरान जा, आप यहाँ ये बातें करने आए हैं? मेरी बेटी ना जाने किस हाल में होगी। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, उसे छोड़ दें। वो कुछ जानती भी नहीं है। सारी उम्र जिस बाप ने अपनी औलाद को लाड से पाला था, आज वो उनसे दूर कर दी गई तो वो संभल नहीं पा रहे थे। बड़े जब्त से वो मेहरान के आतिश जुमलों का सामना कर रहे थे। ठीक है, वो मैं यही बताने आया हूँ, उसकी फिक्र ना करें। वो जहाँ भी है ठीक है और वो कुछ वक्त आपसे दूर रहेगी। आप मेरे बाप का कर्जा अदा करें और मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या मतलब? इसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी। और मैं भी कह चुका हूँ, वो आपके पास महफूज नहीं। मेरा बाप आपका पक्का दुश्मन बन चुका है और बदले में वो रुमाइजा को नुकसान पहुंचाएंगे। वो जानते हैं वो आपके पास वाहद ऐसी चीज है जिसमें आपकी जान बसती है। मुझे उनके मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं बस उसे महफूज देखना चाहता हूँ और इसलिए वो वही रहेगी जहाँ मैं उसे रखूंगा। वो सर्द मोहरी से ठहर
ठहर कर बोला। अजीज ने मेहरान को देखा था। एहतशाम साहिब ने लब पेवस्त किए। और आपको मेरी बेटी की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसकी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, वो दू बदू बोले। वो तो मैं देख चुका हूँ, आप उसकी कितनी हिफाजत कर चुके हैं। वो संजीदगी से जताता हुआ सीधा हुआ। मैं समझने से कासिर हूँ, आपको उसकी इतनी परवाह क्यों है? सवाल करते ही एहतशाम साहिब के दिमाग ने कुछ सिग्नल्स दिए थे, पर वो जवाब के मुंतजिर थे। इंसानियत की खातिर मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ, और दूसरा ये कि वो मेरी है, उसने मेरे पास ही आना था, अब भले ऐसे ही सही। वो कमाल एतमेनान से मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला और जगह से खड़ा हो गया। शिनवारी साहिब को ये बात पसंद बिल्कुल ना आई, बल्कि नागवार गुजरी थी। क्या मतलब इस बात का? मेरी बेटी पे बुरी नजर मत रखिएगा, मैं मजबूर बेशक हूँ पर बेगैरत नहीं। वो कर जाऊंगा जिसका आपको गुमान भी नहीं। इनफ इज इनफ। मेहरान गुस्से से गराता उन पे झुका। मोहब्बत करता हूँ उससे, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, अच्छे से जानता हूँ उसकी हिफाजत कैसे करनी है। आपको पुलिस ये वो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। मेरी मान लें, सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करें, आपकी बेटी महफूज है, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मेहरान ने गुस्से पे काबू पाकर मसलहत बड़े अंदाज में अपनाया। उसकी आंखें उसके लफ्जों की सच्चाई की गवाह थी। शिनवारी साहिब वापस सोफे पे ढह गए। आपको क्या लग रहा है मैं हर किसी से ऐसे बात करता हूँ? आप उसके वालिद हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी जब्त से काम ले रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसे हरगिज तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फिर अगवा क्यों करवाया? उन्होंने दू बदू पूछा। मुझे इल्म नहीं था रुमाइजा तुम्हारी मतलब आपकी बेटी है, उसने साफ गोई से कहकर हाथ पीछे को बांध लिए। अजीज ने शिनवारी साहिब को मुख्तसर करके सारा वाकया बताया। उनके पास अब मेहरान पे यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा वादा है आपको आपकी बेटी लौटा दूंगा, पर एक वादा आप भी करें, जब मैं उसे आज़ाद करूंगा तो उसे अपने निकाह में लूंगा। वो एक वादा कर चुका था और दूसरा मुकाबिल से लेना चाहता था। शिनवारी साहिब खामोश रहे। उनकी खामोशी उसे बुरी नहीं लगी थी। आप मेरे बाबा के दुश्मन हैं, उनके मकरूज हैं, पर मेरे लिए अब सिर्फ रुमाइजा के बाप। इस वक्त जो मैं झील रहा हूँ, उसके बाद मुझे कोई शौक नहीं इस मामले में कूदने का। मेरी नज़र में आप खुद भी अपनी बेटी के मुजरिम हैं। जब जानते थे दुश्मन इतना ताकतवर है तो क्यों उससे उलझ बैठे? गलती आपकी है, मेरे बाबा के साथ मुजरिम आप भी हैं, और मैं अपने मुजरिमों को खुद सजा देता हूँ। मुबारक हो आपको अपनी बेटी से दूरी। वो यहाँ सिर्फ उनको रुमाइजा के हवाले से मुत्तमिन करने और सारी सच्चाई शिनवारी के मुंह से सुनने के लिए आया था, कहीं उसमें भी जुल्फकार साहिब की मक्कारी शामिल ना हो। ठीक, पर मेहरान साहिब, मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेहरान जब घर से निकलने लगा तो शिनवारी साहिब ने कहा। वो निकाह वाली बात पे राजी नहीं थे, पर मेहरान के लहजे में ऐसा कुछ तो था जो वो उसे कबूल करने से इनकारी नहीं हुए थे। मुझे अपनी चीजों की हिफाजत करनी आती है, अपनी आंखों समेत यह लहजे में शिनवारी साहिब की बात का जवाब देकर उसी अंदाज में गया जिस अंदाज से वो आया था। मेहरान से बात करने के बाद एहतशाम साहिब का दिल जो बेसुकूनी का हिस्सा बन चुका था, अब कहीं जाके दिल में इत्मीनान सा उतर आया था। हाँ, वो उस पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें मालूम था मेहरान जुल्फकार जा जैसा नहीं, और ऐसा पूरी दुनिया जानती थी। उसकी मगरूर तबीयत संजीदा मजाज जरूर थी, पर नरम दिली भी उसकी तबीयत का अहम हिस्सा थी। अब क्या करना है साईं? अजीज कॉलोनी के दरवाजे से निकलते हुए उसके पीछे कदम लेते हुए बोला। मेहरान ने बालों में हाथ फेर कर गहरी सांस भरी, गोया दिल हल्का करने की नाकाम सी कोशिश। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, सराया से कहता वो गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठा। चंद लम्हों में गाड़ी का धुआं फिजा में एक हो गया। गाड़ी वीरान रास्तों से गुजरने के बाद किसी खूबसूरत से इलाके में दाखिल हुई थी। रात की अंधेरी में भी सड़क में लगे पोल्स की गोल बत्तियां इस राहदारी को रोशन किए हुए थी जो एक करीब ही फार्म हाउस पे रुकती थी। रुमाइजा मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। एक लड़की उसके सर पे बंदूक रखे उसे काबू में रखे हुए थी। गाड़ी जब किसी बड़े फार्म के दरवाजे पे रुकी, उस लड़की ने रुमाइजा की आंखों से पट्टी खोल दी। 2-3 बार पलकें झपकने के बाद उसने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका। उसकी सांस हलक में ही अटक गई। ये कहाँ ले आए हो मुझे?